देखने वाले हैं। पहला यूनिट का पहला चैप्टर का पहला जो CC1 सब्जेक्ट कोर्स का नाम है CC1, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल क्लास है जो पहले सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसका एग्जाम 1 फरवरी 2024 से है। ठीक है, तो आप लोग मुझे क्लियरली सुन पा रहे हो? अगर सुन पा रहे हो तो आप मैसेज टाइप करके लिख सकते हो कि यस सर। आप देखिए साइड में चैट बॉक्स होगा, वहाँ पे आप लिख सकते हैं यस सर आई एम क्लियरली। सभी को अलाउ कर दिया हूँ चैट के लिए, तो आप मुझे लिख करके अपना, यही बुक है? यस सर। अब मैं इस पे कुछ लिखूंगा, वो आप लोगों को दिख रहा है या क्लियर या नहीं, वो भी मुझे एक बार कंफर्मेशन दे देना। अभी मैं CC1 पे सर्किल लगाया हूँ, क्या ये सर्किल आपको दिख रहा है? रेड कलर की सर्किल लगाया हूँ। यस सर। ओके, तो आज हम यही बुक को पूरा एनालिसिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और यही क्वेश्चंस आपके भी बुक में होंगे। तो ये क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको राइट टिक कर लेना है और उसको अच्छे से पढ़ लेना है। और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट, इसके साथ साथ जैसे ही क्लास खत्म होगा या बीच में ही हम आपको प्रीवियस ईयर भी भेज देंगे, पिछले साल का जो पूछा हुआ क्वेश्चन सब है वो भी आपको मिल जाएगा, या आप लोगों के पास ऑलरेडी शायद पहले से होगा। आई थिंक किसके किसके पास है? देखिए एग्जाम का पैटर्न आप समझ लीजिए। पहले आपको 14 प्रश्न रहेगा, जिसमें से मात्र 11 प्रश्न करने हैं। ठीक है, एक प्रश्न का जो अंक है वो 5 मार्क्स रहेगा। टोटल 11 क्वेश्चंस करोगे तो आपको 55 मार्क्स प्राप्त होगा। राइट, फिर 4 प्रश्न होगा जिसमें से मात्र 2 क्वेश्चंस करना होगा, और ये 10-10 मार्क्स का होगा, जो कि 2 क्वेश्चंस करोगे तो आपको 20 मार्क्स प्राप्त होगा। टोटल 75 मार्क्स का पहला पेपर होगा थ्योरी, और बाकी के जो 25 मार्क्स बचा वो आपका प्रैक्टिकल होगा, जो कि कॉलेज के हाथ में होता है। ठीक है, जो कि कॉलेज के हाथ में होता है। मिस्टर अनिल यू आर मोस्ट वेलकम। काजल यू आर मोस्ट वेलकम। एवरीबडी, सबको स्वागत है। कृपया अपनी माइक ऑफ रखिएगा, जिसको मैं अलाउ करूं वही ऑन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, सभी बच्चे को स्क्रीन दिख रहा है? तो आप लिख करके मुझे चैटिंग के माध्यम से कह सकते हो कि हाँ दिख रहा है। एग्जाम का पैटर्न समझ लीजिए। पहले एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से है कि आपका 14 क्वेश्चंस में से कितना करना है? 11 करना है, और ये 5 मार्क्स करेगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए आप लोग कि एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभार ऐसा भी देखने को मिला है कि एग्जाम में जाते हैं, अगर बैठते हैं तो एग्जाम के टाइम में ही इंस्ट्रक्शन कुछ चेंज रहता है, जो ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन रहता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अचानक, इसको सरप्राइज बोल सकते हो, सरप्राइज टेस्टिंग होती है। तो अचानक ऐसे इंस्ट्रक्शन चेंज कर देते हैं, कभी कभी ऐसा देखने को मिला है। तो आप लोगों को जब क्वेश्चन पेपर मिले आपके हाथ में, जब क्वेश्चन पेपर पहुंचे, तो आप लोग क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर को एक बार इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना है। क्या करोगे? क्वेश्चन पेपर की इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना है। हाँ, हो सकता है कि उसमें कुछ चेंज हो, कितने क्वेश्चंस में से कितना अटेम्प्ट करना है ये ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, नहीं, आपको जितना कहा जाए उतना ही अटेम्प्ट करना है। राइट, क्या मेरी कंप्यूटर का स्क्रीन आप लोगों के साथ विजिबल है क्लियरली? यस सर। पहला यूनिट मैंने ओपन कर लिया हूं, यूनिट फर्स्ट। कृपया अपनी माइक ऑफ कीजिए। ओके, तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले पहला यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हिंदी मीडियम में यही क्वेश्चंस इंग्लिश में ही सेम टू सेम ट्रांसलेट है, तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग का यूज करके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझदार होते हैं तो वो अपने क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट सर ने बताया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बार बार कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान आपको बार बार रिपीट होता हुआ दिख रहा होगा। राइट, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो?
मैं बोल रहा था सर कि जैसे यहाँ पे मतलब जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसका जो कलेक्शन यहाँ दिया गया है, मेरे बुक में तो उस तरह से नहीं दिया गया है सर। क्या दिया गया है आपके बुक में? यहाँ मेरे बुक में सर जैसे कि यूनिट फर्स्ट में दिया गया है विकास का परिप्रेक्ष्य, हाँ, और उसका मतलब क्वेश्चन दिया गया, फिर क्वेश्चन का साथ साथ उसका मतलब क्वेश्चन और विथ आंसर उसका साथ ही साथ उसका दिया गया है सर। हाँ, तो ऐसे ही दिया रहता है। तो आपको विकास का परिप्रेक्ष्य है ना, हाँ जी सर। हाँ, तो उसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ से मिलता जुलता रहता है, शिक्षा मनोविज्ञान, तो आप अपने सर बुक में ये वर्ड जी, ढूंढिए कहाँ पे है ये क्वेश्चंस, ठीक है? ये तो सर इसका सर फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए मनोविज्ञान अध्ययन के उद्देश्य बताइए। बस बस बस, तो ये मनोविज्ञान वर्ड ही अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड से रिलेटेड कुछ भी पूछे तो आप 1 से 2 क्वेश्चंस रेडी होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है? ये पूरा अच्छा चैप्टर जो है मनोविज्ञान पे ही आधारित है, अच्छा। ठीक है? और हम आपको जी सर। जो हमारे पास जो अवेलेबल सोर्स है, डाटा है, वो हम आपको शेयर कर देंगे। ये बुक भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी, अभी भेज देता हूँ, ठीक जी है? ओके ओके सर ओके। हाँ, ये भेज दूंगा आपको क्लास के एंड होते ही, आप डोंट वरी, आपको हमारे पास जितना सोर्स है वो सारा भेज दूंगा आपके साथ। ओके थैंक यू सर थैंक यू। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए शिक्षा मनोविज्ञान बार बार बच्चे रिपीट हो रहा है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक प्रकार का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कहीं पे इसका आप क्या समझते हैं ये पूछ रहा है, कहीं पे परिभाषा पूछ रहा है, कहीं पे उद्देश्य पूछ रहा है ना? तो बस ये आपको घुमा फिरा करके एक ही बात को शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अलग अलग चीजें पूछा जा रहा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं फटाफट हम लोग आगे। देखिए यहाँ पे देखिए बाल विकास, विकास और विकास के इस चैप्टर का नाम ही है विकास। देखो यहाँ पे साफ साफ देखो लिखा है ना, विकास का परिप्रेक्ष्य। तो विकास वर्ड जहां पर भी आ जाए, बाल विकास आ जाए, है ना, या और कोई विकास वर्ड आ जाए, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से इन द सेंस बाल विकास के मनोविश्लेषणात्मक, संज्ञात्मक और अधिगम सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हाँ हाँ, ओके सर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया इंपॉर्टेंट कैसे ढूंढना है, जो बार बार रिपीट हो रहा हो। पहला एक दिमाग में ये पॉइंट नोट कीजिए, जो बार बार रिपीट हो रहा हो, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो, ठीक है, आपके बुक में बार बार रिपीट हो रहा हो और प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो, ये 2 वर्ड याद रखना है। इस तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंट फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? गोलू, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाँ जी सर। क्या करना है यस इंपॉर्टेंट सर। क्वेश्चन के लिए? वही मतलब जो इसमें बार बार जो पॉइंट दिख रहा है ना, उसको मतलब माइंड में थोड़ा सा ये रखना है। हाँ, और जो पूछा भी गया हो पिछले कुछ सालों में। जी जी, ठीक है, तो चलिए। तो सर शिक्षा मनोविज्ञान से जो आपने जो बताया सर, शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड जो वर्ड है, हाँ, तो इससे रिलेटेड तो मतलब अप्रॉक्स 5 से 6 क्वेश्चन है सर। बस बस, तो उसमें से आप 2-3 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लो। पहला यूनिट देखिए ये है, मनोविज्ञान से क्या आशय है, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण और कार्य, ये बार बार वही रिपीट हो रहा है। तो बस यही पहला यूनिट का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, शिक्षा मनोविज्ञान, यही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें कुछ वैज्ञानिक का नाम है, मनोवैज्ञानिक का मास्लो एक वैज्ञानिक का नाम है, ये इसने क्या कहा था मानवीय आवश्यकताओं के सिद्धांत के बारे में, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, इसको परिभाषित करना है अच्छे से, ठीक है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो सामाजिक कारण क्या क्या होते हैं जो कि बच्चे के एजुकेशन को प्रभावित करता है, सोशल ऐसे कौन कौन सी कॉज है जो कि बच्चे के एजुकेशन को इफेक्ट करते थे। इन सब पॉइंट को ज़्यादा खास उतना है नहीं इंपॉर्टेंट। तो पहला यूनिट में बस यही 2-3-4 क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब आ जाते हैं दूसरा यूनिट में। दूसरा यूनिट में आ जाते हैं, ये क्वेश्चन जो भी मैं अभी टिक लगा रहा हूँ, बस कहीं पे नोट डाउन करके एक कीवर्ड लिखते जाइए आप लोग। आपको ये सारा ये बुक का PDF मैं दे दूंगा, ठीक है। और ये साक्षात्कार वाला जो बोले सर, उसको नहीं टिक आउट करना है? नहीं, उतना कोई खास नहीं है साक्षात्कार वाला, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। एक शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, एक बाल विकास। 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब दूसरा यूनिट पे देखिए, दूसरा यूनिट का नाम है मानव विकास की अवस्थाएं।
तो मानव जी की जो सर। विकास होती है बचपन से लेकर के वृद्धा अवस्था तक, विकास पूरे जीवन भर तक चलते रहता है, जीवन पर्यंत ये प्रोसेस है। जीवन पर्यंत विकास जो है एक जीवन पर्यंत प्रोसेस है। विकास जो है वो जीवन पर्यंत प्रोसेस है, तो ये जीवन पर्यंत चलते रहता है, लेकिन वृद्धि जो है एक लिमिटेड टाइम तक होता है। ठीक जी है, सर। तो इसमें देखिए जी सर। विकास से रिलेटेड जो वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन है पूरे यूनिट को समराइज करता है। क्वेश्चन तो नंबर बाल विकास से आप क्या समझते हैं? इसकी कोई दो उपयुक्त परिभाषाएं दीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पूरे यूनिट को समराइज करता है। ठीक है, जो ऐसा यस सर। क्वेश्चन हो पूरे यूनिट को, पूरे चैप्टर को, पूरे सिलेबस को समराइज करने वाली बात कहे, वो क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं, ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उतना खास नहीं है, लेकिन ये तो सभी बच्चों को पता होगा कि किशोरावस्था जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। आप लोग को पता है 12 वर्ष से लेकर के 16-17 वर्ष तक जो होता है वो किशोरावस्था होता है, राइट। हर एक Yes, sir. अवस्था आपको पता होना चाहिए। बचपन से लेकर के 18 साल तक की कौन कौन अवस्था होती है, वो अवस्था आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पैसे मतलब ये क्वेश्चन रहा सर, इसमें बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करते हुए शैशव काल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हाँ, शैशव काल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी काल में बच्चे का जो है ना ऑर्गन्स वगैरह बहुत ही अच्छे से डेवलपमेंट होता है। जो बचपन जहाँ पे जन्म से लेकर के 2 साल तक का जो उम्र होता है Yes, sir. उसी को कहते हैं शैशव काल। ठीक है, उसके जी, बाद आता जी, है जी। उसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद आता है चाइल्डहुड, फिर आता है किशोरावस्था, एंड देन उसके बाद आता है एडल्टहुड। ठीक है, तो जी। अलग अलग अवस्था है बच्चे का, तो उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये सारे अवस्था के बारे में आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा 100%। एक सब्जेक्ट में नहीं तो दूसरा सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पूछ ही लेगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, एक सब्जेक्ट में अगर आपने कोई बात पढ़े हो लेकिन उससे रिलेटेड कोई दूसरा सब्जेक्ट में वो बातें पूछ लिया है, वो क्वेश्चन पूछ लिया है, तो वहां पर भी आप वो आंसर लिख सकते हो, क्योंकि ये पूरा बीएड कोर्स जो है ना आपस में एक दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है हमारे जर्नी में, हमारी लाइफ में, कि जो एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन था वो दूसरे सब्जेक्ट में कभी कभी इंटरफेयर देखने को मिला है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आपस में मिक्स है। ठीक है, तो कहीं ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब ये सारे क्वेश्चन देखिए 9 से लेकर के पूरा 17 नंबर तक में देखिए शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक विकास, इसमें बार बार किन किन अवस्था पे रिपीटेशन हो रहा है, तो शैशव, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये 3 वर्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बाल्य विकास की अवस्था पे। ठीक है, कौन कौन, एक शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। हाँ, तो इसका एज याद रखना है कि कितना उम्र से लेकर के कितना उम्र तक के बच्चे को किशोरावस्था कहते हैं, कितना उम्र से कितना उम्र तक के बच्चे को बाल्यावस्था कहते हैं। इसको आपके बुक में दिया गया है। शैशव अवस्था जो होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल तक होता है। फिर बाल्यावस्था जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड 2 से लेकर के 5-6 साल तक होता है। ठीक है, फिर बाल्यावस्था होता है 5 से लेकर के 10-11 तक। ठीक है, लगभग ये अनुमानित एज है, कोई फिक्स नहीं है कि हमने 11 बोल दिया तो 11 ही होगा। हो सकता है किसी बुक में ये 12 वर्ष भी लिखा हो, किसी बुक में 6 से 12 लिखा हो। ठीक है, तो ये वेरिएबल है, ज्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, 1-1.5 साल का बस डिफरेंट होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब मैंने जैसे कि शैशव अवस्था को 0 से लेकर के 2 वर्ष तक बोला है, तो आप 0 से लेकर के 10 वर्ष नहीं कर सकते, इतना वेरी नहीं कर सकते हो। आप 0 से 3 कर सकते हो, ज्यादा ज्यादा 2.5 कर सकते हो, 6 महीना साल भर का डिफरेंस कर सकते हो लिखने में, उससे ज्यादा नहीं। एक होता है जन्म से पहले प्री नेटल एज, उसको बोला जाता है जैसे कि भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था में क्या होता है, आपने कहानी सुना होगा अभिमन्यु का, जिसने बचपन में माँ के गर्भ में ही उस चक्रव्यूह को भेदना सीख गया था, चक्रव्यूह में घुसना सीख गया था, लेकिन उसको भेदना नहीं सीख पाया था। तो वो आपने कहानी सुना होगा, महाभारत में ये कहानी बहुत ही पॉपुलर कहानी है। तो वो भी एक अवस्था होता है, तो उस अवस्था के बारे में बेसिकली आपके बीएड कोर्स में कोई बातें नहीं है, लेकिन हमारे महाभारत में वो बातें हैं कि एक अवस्था होता है बच्चों का जो कि शैशव अवस्था, भ्रूण अवस्था, जो कि माँ के गर्भ में होता है, या गर्भावस्था भी बोलते हैं। तो उस अवस्था में भी बच्चे सीखते हैं, और सबसे ज्यादा सीखने का जो मतलब कि क्षमता होता है बच्चे का, वो बाल्यावस्था में ही होता है, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, नेक्स्ट शारीरिक विकास की
प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शारीरिक विकास जो होता है, हमारे शरीर की डेवलपमेंट होता है, उसमें कौन कौन से ऐसी कारक है जो इसको प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है। तो 2-3 कारण मैं बता देता हूँ। एक तो हमारा भोजन है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे शारीरिक विकास के लिए, ठीक है। दूसरा, इन्वायरमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शारीरिक विकास के लिए, ठीक है। और हम किस लोकेशन में रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शारीरिक डेवलपमेंट के लिए, राइट। मतलब तो बाल विकास के अध्यापन में शारीरिक विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। और एक और क्वेश्चन है सर कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। कह रहा है कि स्टूडेंट जो बचपन से लेकर के धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, तो उसका एक समायोजन क्षमता जो होता है वो कम हो जाती है। समायोजन क्षमता मतलब होता है घुल मिल करके रहने की क्षमता, ठीक है के। जैसे अगर हम चूहे जो रेगिस्तान में रहने वाले चूहा है, क्या हम उसको अगर समुद्र में फेंक देंगे तो क्या वो समायोजन कर पाएगा समुद्री जीव के साथ? नहीं कर पाएगा, नहीं सर। बहुत ज्यादा कष्ट होगा, बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। ऐसे ही बच्चा जो होता है वो अपने परिवार में बचपन में उसका बचपन से लेकर के 2-3 साल तक अपने परिवार के साथ रहता है। फिर जब वो स्कूल में जाता है तो वहां पर उसको अपने दोस्तों के साथ, मैडम के साथ, प्रिंसिपल के साथ, स्कूल के इन्वायरमेंट के साथ उसको समायोजन में थोड़ी थोड़ी कठिनाई होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं समायोजन में समस्या। वही बच्चा जब थोड़ा सा स्कूल में और अपग्रेड होकर के दूसरे स्कूल में जाते हैं, दूसरे कॉलेज में जाते हैं, तो वहां पर भी वो ढलने में उसको थोड़ा सा शुरू में कठिनाई होती है। जैसे आप लोग यहाँ से अगर ग्वालियर जाओगे तो वहां पे आपको 4 दिन 10 दिन रहना है, तो उस माहौल में ढलने के लिए आपको शुरू में 1-2 दिन कठिनाई होगी, आपको यात्रा में कठिनाई होगी। तो ये सब नॉर्मल है, प्रोसेस में होता ही है। इसे ही कहा गया है वो चक्र। अभी जो आपने बोला था ना, क्या नाम है क्वेश्चन फिर से? समृद्धि चक्र। समृद्धि चक्र, यस यस, समृद्धि चक्र इसे ही कहा गया है। तो समायोजन में जो होने वाली समस्याएं हैं, विकास के समय में जो भी समस्याएं होती है आदमी को, ये लाइफ टाइम होता है, हमेशा होता है। जितना ज्यादा एज हो जाएगा उतना ज्यादा होगा। अब किसी बुढ़े को अगर हम स्कूल में भेजेंगे तो वो समायोजन तो कर ही नहीं पाएगा वहां पे। वो तो देखेगा बिल्कुल बच्चा है, 2 साल 4 साल 10 साल वाला, और उसके साथ किसी बुढ़े को अगर बिठा देंगे तो वो समायोजन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा भले हम नहीं पढ़ेंगे, हम मूर्ख रह जाएंगे, लेकिन अब इस बच्चों के साथ हम नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो समायोजन उम्र के साथ धीरे धीरे क्या हो जाता है, समायोजन में कठिनाई बढ़ने लगती है। अभी आप लोग यंग एज में है तो आप किसी भी माहौल में जल्दी ढल जाओगे, थोड़ी सी कठिनाई होगी, आप सह लोगे उस कठिनाई को। लेकिन आप जितना ज्यादा एजेड हो जाओगे उतना ज्यादा आपको कठिनाई होगी और आप ढल नहीं पाओगे। तो इसलिए इसे ही समृद्धि चक्र कहते हैं। अब हम आगे बढ़े। यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर, अभी दूसरा यूनिट ही चल रहा है। दूसरा यूनिट का पहला क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के इधर देख लीजिए। इसमें कोई खास नहीं है। दलित घरों में बच्चों की, दलित घर में जो बच्चे होते हैं उसमें क्या क्या कमियां होती है, क्या क्या खूबियां होती है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, तो उसका भी डेवलपमेंट थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। और लॉन्ग में देखिए वही सेम है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो अवस्था से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ लेना इस चैप्टर के लिए। दैट्स इट। अब आ जाइए यूनिट नंबर 3 पे। 1 मिनट सर। यूनिट नंबर 3 का नाम है सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के अंतर्गत देखिए क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। इसमें जहां जहां संवेग वर्ड लिखा है, संवेग 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 संवेग, देखो बार बार लिखा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 से लेकर के 4 नंबर तक का जो ये क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी 2-3 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो बाकी सारे इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए, ठीक है। संवेग मतलब क्या होता है, एक भावनात्मक कनेक्शन किसी के साथ, ठीक है, फीलिंग के साथ होता है। बालक में क्वेश्चन है, बालक में संवेगों की बुनियादी समझ से आप क्या समझते हैं? संवेगों की विशेषताओं और महत्व का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यही क्वेश्चन है सर। हाँ, यही क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। यस सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत, सामाजिक में लैंगिक भिन्नता के महत्व को समझाइए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि समाज में जो अलग अलग लिंग के लोग रहते हैं, चाहे वो
स्त्री हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, है ना। तो ऐसे लोगों का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है पूरे सोसाइटी को रन करने के लिए, पूरे सोसाइटी को चलाने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्यक्तित्व, ये देखो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। व्यक्तित्व देखो बार बार रिपीट हो रहा है, ये देखो व्यक्तित्व यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है। और अलग अलग व्यक्तित्व से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाए वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक, तो आप जहां से भी मिले तो 2 क्वेश्चन था इसमें, एक संवेगात्मक और एक व्यक्तित्व। ये 2-3 वर्ड है, इस की वर्ड से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फाइंड आउट करने का एक तरीका पता चला कि कैसे इंपॉर्टेंट। व्यक्तित्व वाला क्वेश्चन तो सर इसमें हमको नहीं मिल रहा है। देखो आगे पीछे ये सर हमारे में बालक के नैतिक विकास का क्या अर्थ है? नैतिक विकास के संदर्भ में जीन पियाजे के विचार पर प्रकाश डालिए। हाँ, नैतिक विकास जो है ना, लगभग उसको आप एज अ व्यक्तित्व विकास के बारे में थोड़ा मिलता जुलता लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ओके सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक समझ क्या होता है बच्चों में, ये सब अच्छे से पढ़ लेना है। संवेग और संवेगात्मक प्रतिमानों के विकास का वर्णन करें, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। तो संवेग वर्ड जहां मिले, ठीक है, उस वर्ड को अच्छे से तैयार कर लेना है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, उसके बारे में कौन कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या कहा, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या बातें कही इसके बारे में। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको एक एक लाइन में स्टेटमेंट याद होना चाहिए, सभी 5-10 मनोवैज्ञानिक का। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा यूनिट हो गया हमारा डन। अब आते हैं 4th यूनिट पे। आइए 4th यूनिट का नाम क्या है? सामाजिक। 1 मिनट सर। का संदर्भ है। यस सर, समाजीकरण का संदर्भ। ठीक है जी सर। तो इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो जाता है। राइट, ओके सर, ओके। अब इसमें देखिए एक वर्ड, चैप्टर का नाम ही है समाजीकरण, है कि नहीं? तो ये एक कीवर्ड हो गया है। तो इस वर्ड से रिलेटेड जो भी बातें पूछा जाएगा वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए बार बार ये रिपीट, समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। हाँ, यहाँ देखिए ये पूरा समाजीकरण बार बार हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। ठीक है, तो ये पहला ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको VVI में नोट डाउन कर लीजिए। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते चलिए। तो इसमें देखिए बालक के अलग अलग अवस्था में समाजीकरण अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, समाजीकरण परिवार का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही ना सर? हाँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। समाजीकरण का मतलब होता है समाज में कैसे बच्चे घुल मिल करके रहता है और समाज के नियमों को कैसे फॉलो करता है, उसके प्रोसेस को कैसे समझता है, उसके ट्रेडिशन को, है ना, कल्चर को, समाज के रूल को, नियम को कैसे मानता है। तो दैट्स द कॉल सोशलाइजेशन। अगर बच्चा रूल नियम माने ही नहीं सोसाइटी के, तो वो सामाजिकरण नहीं, क्या वो सामाजिक बच्चा नहीं होगा। उसको हो सकता है कि समाज से बेदखल कर दिया जाए। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चंस किसी को पूछना है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण वर्ड समझ में आ गया क्लियरली? यस सर। इससे वर्ड रिलेटेड जो भी रहेगा वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया के कारणों को समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। समाजीकरण की प्रक्रिया, देखो बच्चे जो होता है हर एक स्टेज में अलग अलग प्रकार से समाजीकरण में समाज में ढलता है। बचपना में उसको काफी, एक एज होता है चाइल्डहुड, ठीक है, या किशोरावस्था बोल सकते हो। इसमें गैंग उसका ज्यादा बनता है, दोस्त यार ज्यादा बनता है।
जी किस एज में? तो स्कूल एज में। स्कूल और कॉलेज एज ऐसा एज होता है जिसमें बच्चे को गैंग एज भी कहा जाता है, और उस एज में बच्चा देखना कभी गैंग में घुलेगा, ठीक है, और साथ में उसका दोस्त यार काफी होगा। जितना वो ज्यादा बूढ़ा होता जाएगा उतना उसका दोस्ती यारी छूटता जाएगा, फिर दोस्ती यारी नाता रिश्ता सबसे उसका मोह माया और टूटता जाता है, और फिर बाद में वो अकेला संसार को छोड़ के विदा ले लेता है। तो गैंग एज माना जाता है किशोरावस्था को, ये बात ध्यान रखना है। तो इसी एज में काफी ज्यादा अच्छे से सामाजिकरण होता है बच्चों का, और वो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आगे उसको पूरा जीवन जीने में हेल्प होता है, जीवन के लाइफ में जो भी जरूरत की चीजें होता है वो काफी हेल्पफुल होता है, राइट? यस सर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन यही है। एक सामाजिकरण की जो भी बातें रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा माना जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 ही है, इसमें 5वां यूनिट किधर गया? आपने कितना यूनिट दिया गया है, 4 या 5? देख रहे हैं सर। 4 ही या 5 ही होगा? 5 ही, 4 ही है सर। यस सर, 4 ही है। हाँ, तो 4 ही में उसके बाद सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसका ऑब्जेक्टिव है। वो सब नहीं करना है, वो सब आएगा भी नहीं एग्जाम में, ठीक है? यस सर, इसमें तो टोटल सब्जेक्टिव ही रहेगा ना? हाँ, टोटल सब्जेक्टिव रहेगा। ऐसे ओके सर। टाइम पास करने के लिए, ज्ञान अध्ययन करने के लिए वो ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हो। सीटेट उटेट में, स्टेट वगैरह के एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा वो भी ऑब्जेक्टिव, बट आपके बीएड के सेमेस्टर एग्जाम में उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहा ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है? जी जी सर। तो आज के यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सामाजिकरण से रिलेटेड, बस यही इतना। देखो सारे क्वेश्चन सामाजिक से ही है, जितना भी क्वेश्चन है देखो बार बार लिखा है सामाजिकरण सामाजिकरण, है कि नहीं? जी सर। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं इसका पीडीएफ आपको भेज देता हूँ, ठीक है? और इस क्वेश्चन इससे भी आपको कभी जरूरत हेल्पफुल, आप हेल्प ले सकते हो पढ़ने में। जी सर। और कोई क्वेश्चन है तो अब आप ऑरली क्वेश्चन एक आध अपने बुक से डिस्कस कर ले।